everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी या जोलॉजी का जो हमारा टारगेट पेपर है उसको आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर प्लीज़ टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप लिहाजा आप सॉल्व करवा दें। तो आज की इस वीडियो में जो टारगेट पेपर है उसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आपको ये जो आपके लिए वीडियो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपना जो टारगेट पेपर है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो आए हम लोग इसके आंसर की जाने बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस देखते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है आपके पास। तो द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है उसका क्या मतलब होता है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं। और याद रखिएगा जो फार्मूला होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है, देयर फार्मूला इज CnH2ON। तो ये जो आपके पास एक जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2ON, ये इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। अब कुछ फंक्शंस की बारी आ जाती है। फंक्शंस देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स अकर एबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जानदार चीज़ें हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे सी की मिस्टेक है। देखिए मैं आपको ना एक एक चीज़ लाइन वाइज में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक एक मैं आपको लाइन पढ़ाता हूँ, एक एक वर्ड पढ़ाता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो इससे ये है कि याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ आप समझ लेते हैं तो 90% तो आपको उसी वक्त ही आपको सारी की सारी याद हो जाती है। और पर्सनली जब मैंने अपने जो 90+ गेन की थी, 92% थी मेरी, तो मैंने पर्सनली मेरा भी जो याद करने का तरीका था वो यही था कि मैं पहले समझता था और उससे होता था कि 90% जो था वो पहले से ही याद हो जाता था। तो आप लोगों को भी मैंने ये याद करने का फॉर्मूला बता दिया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते नहीं हैं, ठीक है, वो बस आंसर्स देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है फिर उनको याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, उनको समझ नहीं आती। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से लेक्चर सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो वो क्या है वो अच्छे से उनको याद भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की जानिब। तो क्या लिखा है, दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट सबके अंदर पाया जाता है। और तकरीबन तमाम जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के, तमाम पार्ट्स में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है एंड फंक्शनल रोल भी प्ले करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं सेल के अंदर। मतलब कि सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं। Some carbohydrates are the main constituent of cell walls in plants and microorganisms। और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सेल वॉल, जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मतलब कि जो उनकी प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक मेन चीज़ होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर तक जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पाए जाते हैं। सेल्यूलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर, स्टार्चेस प्रेजेंट, सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स। अब ये सारी तमाम चीज़ें लिखी हैं कि कहाँ कहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पाए जाते हैं। देखें, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर एंड मिल्क शुगर आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये तमाम जो चीज़ें अभी मैंने पढ़ी, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की। यहाँ पर हमने जो है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की जानिब। तो इस तरह से आपके पास जो है वो सवाल आ सकता है कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पर ही हमने हेडिंग डाल ली। एंड देन हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम्स। Enzymes mostly carry out all numerous chemical reactions which take place within a cell। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन जो है वो सेल के अंदर होते हैं, तो वो तमाम जितने भी रिएक्शंस हैं वो कौन करता है, वो एंजाइम्स करते हैं।
They also help in regenerating and creating DNA molecules and carry out complex processes. और जितने भी डिजेनरेट हो चुके होते हैं DNA मॉलिक्यूल्स या फिर जितने भी जो बनने होते हैं तो वो तमाम जो है वो एंजाइम्स ही बनाते हैं जितने भी DNA मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये पहली हमारे पास हेडिंग होगी। दूसरी आपके पास हेडिंग है हार्मोन्स। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच हेल्प इन बैलेंसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। तो जो प्रोटीन्स होते हैं आपके पास, याद रखिएगा जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं, मतलब कि प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो यहाँ प्रोटीन बोले या एंजाइम्स बोले बात एक ही है। अच्छा, जो एंजाइम्स होते हैं आपके पास वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स भी बनाते हैं। और हार्मोन्स बनाने की वजह क्या होती है कि जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको बैलेंस करते हैं। जैसे कहीं पर हार्मोन्स की तादाद बहुत कम है तो वहाँ पर जो वो हार्मोन्स हैं वो बनाते हैं, और कहीं किसी बॉडी की जगह पर जो हार्मोन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने में सारा जो काम है वो किसका होता है, एंजाइम का ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स लाइक इंसुलिन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर एंड सिक्रेटिन। और जो हार्मोन है जैसे कि आप इंसुलिन देख सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन है जो कि एंजाइम बनाते हैं। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, वो जो ब्लड की शुगर होती है उसको क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको बैलेंस करता है, मतलब कि डायबिटीज़ को जो है वो बैलेंस करता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और ये तो आपको पता ही है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन प्रोसेसेस में भी काम करते हैं, ठीक है। जब वो ब्रेक डाउन करते हैं ना, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तमाम जो फंक्शन होता है ये किसका होता है, एंजाइम का होता है। देन आपके पास आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज एन इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और जो एंटीबॉडी का जो दूसरा नाम है वो क्या कहलाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडी कहलाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ मेजरली यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू रिपेयर एंड हील द बॉडी फ्रॉम फॉरेन बैक्टीरिया। अब जो एंटीबॉडी क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिससे एंटीबॉडी से क्या होता है कि कोई भी जैसे हमारा कोई फ्रैक्चर जगह है या कोई समझ लें कि हील होने वाली जगह है, इंजर्ड जगह है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती है, हमें हील करती है, उस जगह को रिपेयर करती है। जैसे कि आपको पता है ना कि वो जो जब कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, तो उसकी एंटीबॉडीज़ लग रही थी। तो एंटीबॉडीज़ का मतलब ही ये होता है कि कोई भी अगर डिफेक्ट है बॉडी के अंदर तो उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी का होता है। और जो एंटीबॉडी होती है ये भी एंजाइम्स की मदद से ही बनती है। They often work together with other immune cells to identify and separate the antigens from increasing until the white blood cells destroy them completely। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी आपके पास होती है ये दीगर जो इम्यून सेल्स हैं उनके साथ मिलकर आइडेंटिफाई करती है जितनी भी एंटीजेंस होती हैं कोई बीमारी की, जो मतलब कि एंटीजेंस होती हैं वो उसको मिलकर जो सेपरेट करना चाहती हैं, और तब तक मिलकर सेपरेट करती जाती हैं जब तक जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि पुलिस ऑफ द बॉडी कहलाते हैं, तब जब तक वो जो है वो तब वो जो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय ना कर दें तब तक जो एंटीबॉडी है वो अपना काम करती है। देन आपके पास आता है एनर्जी। प्रोटीन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। और जो आपके पास प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आपके पास होते हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं। याद रखिएगा कि जब भी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, एंजाइम्स जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी की वजह से ही हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, मतलब कि हम जो चलते फिरते हैं वो एनर्जी की वजह से ही चलते हैं। अगर इंसान के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो इंसान जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। और इसीलिए जो हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छे जो मिकदार में प्रोटीन होना चाहिए ताकि वो जो प्रोटीन है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हमारे अंदर जो एनर्जी हो और हम अच्छे से मूव कर सकें और मतलब कि सेहतयाब ज़िंदगी गुजार सकें। देन है प्रोटीन व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस अमाउंट्स गेट्स यूज्ड टू क्रिएट फैट एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द फैट सेल्स। अच्छा, जब प्रोटीन को हम देखें नॉर्मल ले तो कुछ नहीं होता, अगर हम लोग ज़्यादा तादाद में अगर प्रोटीन को हम लोग कंज्यूम करें तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो एज अ रिज़ल्ट फैट सेल्स में तब्दील हो जाता है, जिससे मोटापा होने के भी खदशात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स पढ़ लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम टारगेट पेपर में नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए हमने पढ़ लिया ना, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपके पास है
वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये इसका हम लोग आंसर देखते हैं, देन हम लोग DNA एंड RNA पर आएंगे। तो ये आपके पास जो है सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल से कुछ डिफरेंस बिटवीन है, तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं हम लोग। दीज एसिड्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड देयर इज़ नो डबल बॉन्ड। अच्छा, ये जो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल होते हैं तो ये आपके सामने क्या होते हैं, असाइल ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं इनके पास सिर्फ सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम होती है और इनके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। जबकि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की बात की जाए तो इनके पास जो है, इनके पास मतलब कि एक से ज़्यादा जो है वो कार्बन एटम की चेन होती है और इनके पास वन और मोर डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। इनके पास सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम से इनके पास जो है वन से सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा है। देन इसके पास जो है कोई डबल बॉन्ड नहीं था सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल के पास। जबकि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की बात की जाए तो इसके पास जो है वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है। देन हम लोग आते हैं सैचुरेटेड की जानिब। तो एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड। तो ये सॉलिड नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड है। मैं इसको काट कर सही से लिख भी देता हूँ। जो बुक्स होती है ना उसके अंदर ऐसी अमूमन जो है वो स्पेलिंग की गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो भाई रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो होते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की बात की जाए तो एट रूम टेम्परेचर दे आर लिक्विड। तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज़ रिलेटिवली हायर। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया ना कि असाइल ग्लाइसरॉल जो होते हैं वो फैटी एसिड्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास वाजिया हो गया है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड का वो क्या होता है, हाई होता है। जबकि अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज़ रिलेटिवली लोअर। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फोर्थ है आपके पास दे हैव अ स्ट्रेट चेन। इनके पास सैचुरेटेड के पास क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। जबकि अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो एट डबल पॉइंट्स दे हैव बेंड चेन्स। उनके जो डबल पॉइंट्स होते हैं इनके पास बेंड चेन्स होती हैं। देन आपके पास होता है दे आर सॉल्युबल इन वाइटामिन्स एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाइटामिन्स। देन आपके पास कुछ ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये आप देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की हमें डिफरेंसेस बिटवीन पढ़ी। अब हम लोग नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। अच्छा, जो आगे पास डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA है तो वो पहले ही मैं जितने भी डिफरेंसेस बिटवीन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन हैं वो तमाम मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो वीडियो जो है वो आपको फर्स्ट ईयर क्लास 11 ज़ूलॉजी की जितने भी डिफरेंस बिटवीन हैं वो तमाम मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। तो उसका जो वीडियो है उसका मैं लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप जो DNA एंड RNA है आप उसके डिफरेंसेस बिटवीन देख सकते हैं। बाकी करवाए तो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल वाले भी थे। तो ये तो मैंने यहाँ पर भी आपको सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन मुझे याद आ गया कि DNA एंड RNA वाले उधर करवाए हुए हैं। तो वहाँ से जाकर आप जो डिफरेंस बिटवीन है वो देख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन नंबर C जो है, सेक्शन C आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का, उसकी जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास डिफाइन लिपिड्स, राइट नेम ऑफ देयर डिफरेंट ग्रुप्स, एक्सप्लेन टर्पिनॉइड्स एंड देयर टाइप्स। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स को डिफाइन करना है, उसके डिफरेंट ग्रुप्स के आपने नेम, सिर्फ और सिर्फ नेम, जब देखें नेम लिखा हो ना तो सिर्फ और सिर्फ नेम बताना है, उसके अलावा आपने कोई डिफाइन वगैरह नहीं करना। देन है एक्सप्लेन टर्पिनॉइड्स एंड देयर टाइप्स। तो आए हम लोग इसके आंसर की जाने बढ़ते हैं। तो ये आपके पास जो है आंसर मौजूद है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स को डिफाइन करना है। तो लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट एंड एनिमल्स। तो लिपिड्स जो है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं लिपिड्स। द टर्म लिपिड इज़ प्रपोज्ड बाय ब्लूर इन 1943। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चे जो हैं ये ऐसा करते हैं कि इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये MCQ उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो टर्म लिपिड है, जो नाम लिपिड है, वो प्रपोज किसने किया था, ब्लूर ने किया था और 1943 के अंदर किया था। For those biomolecules which are insoluble in water and soluble in organic solvents like ether and alcohol etc. तो मतलब कि वो ये जो लिपिड्स हैं ये उन्होंने लिपिड्स इसका नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है, जबकि सॉल्युबल किसके अंदर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि ईथर या अल्कोहल जो है वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं।
These compounds are made up of CHO like carbohydrates but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrates. तो अभी हमने पास्ट में क्या पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हैं. अगर लिपिड्स की बात की जाए तो लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बने हैं. लेकिन फिर आप ये बताएं कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के अंदर जो फिर फ़र्क क्या हुआ. अगर ये भी लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हैं तो फ़र्क क्या हुआ. तो फ़र्क इतना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके पास ज़्यादा मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेकिन लिपिड्स की बात की जाए तो उनके पास क्या होती है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है. और यही मेन डिफरेंस है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान. एग्जाम्पल है स्टीरिन इज़ अ फैट. और जो स्टीरिन आपके पास होता है वो क्या होता है, फैट होता है. ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, इनके पास क्या होती है, ऑक्सीजन की जो समझ अमाउंट होता है वो कम होता है. लेकिन अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात की जाए तो इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है, अवेलेबल होता है. तो इस वजह से इनके पास जो लिपिड्स है, इसके लिपिड्स के पास कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, लिपिड्स को डिफाइन कर दिया. देन आपके जितनी भी एग्जांपल्स हैं लिपिड्स की, आपने सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिखने हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने हैं. यहाँ पर जो है वो कंप्लीट आपने यहाँ पर क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है. लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं. फिर आपने क्या लिखना है, असाइलग्लाइसरॉल फैट्स एंड ऑयल्स. ठीक है, ये जो हेडिंग है ना, बस इसके नाम लिखने हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ गए. ठीक है, एंड देन आपके पास वैक्सेस. तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके नाम लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं लिखना. ठीक है, तो बाकी फिर आपके पास आता है एक्सप्लेन टर्पेनॉइड्स एंड इट्स टाइप्स. तो ये आपके पास था उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपने ये जो है इसको सॉल्व करना है. तो आए हम लोग इसके आंसर की जाने बढ़ते हैं. द टर्पेनॉइड्स ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनॉइड्स. टर्पेनॉइड जो होते हैं उनको आइसोप्रेनॉइड्स भी कहा जाता है. are a large and diverse class of naturally occurring organic chemicals derived from the 5 carbon compound isoprene and the isoprene polymers called terpenes. अच्छा, ये जो टर्पेनॉइड्स होते हैं या आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं. और आइसोप्रीन के पॉलीमर्स को मतलब कि जब बहुत सारे जब आइसोप्रीन मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टर्पीन्स बनाते हैं. तो इसलिए जो इनका नाम है वो टर्पेनॉइड्स या आइसोप्रेनॉइड्स रखा है. देन आपके पास सब हेडिंग आती है स्टीरॉइड्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ टर्पेनॉइड. जो स्टीरॉइड आपके पास होते हैं, जो एथलीट्स जो होते हैं या रेसलर्स होते हैं आपके पास, वो ज़्यादातर जो है स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं. या जो जिम जाते हैं वो भी स्टीरॉइड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कॉम्पिटिशन्स वाले. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टर्पेनॉइड विच फॉर्म steroid nucleus made up isoprenoid units contains 17 carbon atoms arranged in 4 attached rings. तो जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो भी एक टर्पेनॉइड की ही एग्जांपल होती हैं. और जो स्टीरॉइड होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 17 कार्बन एटम्स होते हैं, 17 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि चार रिंग्स के अंदर जो है वो अटैच किए जाते हैं. देन है थ्री ऑफ देम आर हेक्सागोनल एंड 1 इज़ पेंटागोनल इन शेप. अच्छा, जो रिंग होती है आपके पास, मैंने अभी बताया ना कि आपके पास जो है वो 4 टोटल रिंग्स होती हैं जिसके अंदर 17 कार्बन एटम्स होते हैं. और इन 4 में से जो 3 आपके पास रिंग्स होती हैं वो हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर होती हैं, जबकि एक जो आपके पास रिंग होती है वो क्या होती है, पेंटागोनल होती है. मैं आपको ये देखें, ये डायग्राम आपके पास बनी है, यहाँ से आप देखें कि ये जो 3 रिंग्स है 1, 2 एंड 3, ये 3 रिंग्स आपके पास क्या हैं, ये 3 रिंग्स आपके पास हैं हेक्सागोनल. लेकिन ये आप देख सकते हैं हेक्सागोनल कैसे, इसकी है 6 साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इनकी 6 साइड्स हैं, जबकि एक जो आपके पास रिंग है वो पेंटागोनल है. पेंटागोनल का मतलब होता है 5 साइड्स वाली. तो यहाँ पर देखें, आप डायग्राम में देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो एक रिंग आपके पास क्या हो गई, पेंटागोनल इन शेप हो गई. एंड 3 रिंग्स जो आपके पास है वो क्या हो गई, हेक्सागोनल इन शेप. The radical attached with them as side chains distinguish them from one another. Cholesterol is one of the type of steroid. अच्छा, जो इनके पास रेडिकल इनके साथ अटैच होता है वो इनको डिस्टिंग्विश करता है, इनको अलग करता है दूसरे स्टेरॉइड से. तो और जो कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी एक मेन एग्जांपल है स्टेरॉइड की. Cholesterol is the precursor for the synthesis of a number of steroids. Example testosterone, progesterone and
एस्ट्रोजेंस। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो जितने काफ़ी सारे समझ लें कि स्टेरॉइड्स बनाता है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्टेरॉइड्स का मुकम्मल हुआ। देन आपके पास आता है कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स देखते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स आर पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं आपके पास वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको हम अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते, बट नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स। लेकिन ये जो हैं एनिमल्स के अंदर नहीं होते, जानवरों में जो आपके पास जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो fewer than 10% of the carotenoids can function as vitamin A precursors in mammals। और 10% जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो एज विटामिन ए जो है वो एक्ट करते हैं मैमल्स के अंदर। कैरोटिनॉइड्स एंड रेटिनॉइड्स हैव केमिकल एंड मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अच्छा, जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं और रेटिनॉइड्स जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, उनके पास बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे सिमिलर होते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस में, और डिफरेंसेस भी कुछ होते हैं, and some overlap in biological activities. It is polyterpenes consist of long chain of isoprenoid unit which contain isoprenoid rings at both or at one terminal। अच्छा, जो पॉलीटर्पीन्स होते हैं इनके पास क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट होती है जो कि आइसोप्रेनॉइड रिंग को कंटेन करते हैं एट बोथ और एट वन टर्मिनल, या दोनों टर्मिनल पर या एक टर्मिनल पर इनके पास क्या होती है, आइसोप्रेनॉइड की रिंग होती है। दीज कंपाउंड्स आर पी कैरोटीन पिगमेंट्स प्रोड्यूसिंग रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। अच्छा, ये जो कैरोटीन्स होते हैं ये रेड, ऑरेंज, येलो या ब्राउन कलर जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कैरोटिनॉइड्स आर प्लांट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स, रबर एक्सेट्रा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो होते हैं प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, वो ग्रीन कलर जो प्लांट्स को देता है वो क्लोरोफिल देता है, तो वो भी एक कैरोटिनॉइड है। फिर साइटोक्रोम्स है आपके पास, फाइटोक्रोम्स है, लेटेक्स है या रबर है आपके पास। ये तमाम चीज़ें जो है वो किसकी एग्जाम्पल हैं, कैरोटिनॉइड्स की एग्जाम्पल। तो ये आगे पास जो स्ट्रक्चर है वो बीटा कैरोटीन का आगे पास स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। देन आपके पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स made at sites of tissue damage or infection that are involved in dealing with injury and illness। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लिपिड्स होते हैं और वो ऐसी जगहों पर बने होते हैं जहाँ पर टिश्यू डैमेज हो या इन्फेक्शन हो, और यहाँ पर आप किसी भी इंजरी से या किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हों, तो वहाँ पर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो वहाँ पर जो क्या अपना जो है वो ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ पर बन जाते हैं। They control processes such as inflammation, blood flow, the formation of blood clots and the induction of labor। तो जैसे कि आपको पता है कि कभी भी कहीं चोट लग जाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है या आपके पास क्लॉट्स बन जाते हैं या कुछ भी इंडक्शन ऑफ लेबर हो जाता है, मतलब कि आपके पास जो है वो सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़त्म करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को खात्मा करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जाकर जो आपका सवाल है, हाँ जी, तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है यहाँ पर जाकर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन ये जो है क्वेश्चन अलग से आता है, इसके अंदर इजाफा जो हुआ है टाइप्स का हुआ है। तो आए हम लोग ये देखते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हल्का मत लीजिएगा। अगर कोई बच्चा समझ रहा है कि नहीं भाई हमने जो ये याद किया है हम इधर भी यही लिख देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था और ये जो है लॉन्ग है, तो इसका आपके पास आंसर अलग होगा। जो चीज़ें सेम होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो आए हम लोग देखते हैं इसके आंसर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो है आपके पास आ गया है कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन, और ये देखें आपके पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी, फार्मूला एंड जितनी भी आपके पास ये तमाम क्या था फंक्शंस थे, ये तमाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी वीडियो के अंदर हमने अभी पढ़ा है। तो जो हमारे पास जो न्यू चीज़ है जो हमने इसके अंदर एडिशन करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, वो है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो सैकराइड्स भी कहलाते हैं। ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकरॉन मीनिंग शुगर। और जो सैकराइड्स है ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है शुगर। एंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं। फर्स्ट मोनोसैकराइड, सेकंड ओलिगोसैकराइड एंड थर्ड है आपके पास पॉलीसैकराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकराइड्स हम लोग देख लेते हैं। तो मोनोसैकराइड्स की बारी आती है तो दीज आर सिंपल शुगर्स। मोनोसैकराइड्स जो आपके पास वो सिंपल शुगर्स होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर। अच्छा, ये जो है आपके पास मोनोसैकराइड्स क्या हैं, सिंपल जो शुगर आपके पास होती है ये मोनोसैकराइड होती है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो पानी के अंदर आसानी से जो है वो हल हो जाती है। एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर, और ये बिल्कुल पहले ही मोनोसैकराइड्स जो हैं वो सिंपल शुगर होते हैं। मज़ीद जो इनको है, मज़ीद हम इसको सिंपलर शुगर में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। केमिकली दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अगर हम केमिकली इसके देखिए स्ट्रक्चर की बात की जाए तो या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या आपके पास ये क्या होते हैं, कीटोन्स होते हैं। तो ऑल कार्बन एटम्स इन अ मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं मोनोसैकराइड के अंदर वो तमाम के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा सिर्फ कार्बन होता है, कार्बन एटम होता है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। द रिमेनिंग कार्बन एटम इज़ आइदर अ पार्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप और अ कीटो ग्रुप। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि बाकी जो होते हैं तमाम कार्बन एटम्स वो तमाम या तो एल्डिहाइड के या कीटोन के कीटोन ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्डो शुगर। अच्छा, ऐसी शुगर जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो वो शुगर क्या कहलाएगी, एल्डो शुगर कहलाएगी। और ऐसी शुगर जिसके पास कीटो ग्रुप है तो वो क्या, या कीटोनिक ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगी, कीटो शुगर कहलाएगी। इन नेचर मोनोसैकराइड्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। अच्छा, अगर नेचर में की बात की जाए तो कुदरती बात की जाए तो मोनोसैकराइड्स के पास 3 से 7 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस। अगर 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो ट्रायोसिस कहलाएंगे, 4 कार्बन एटम्स है तो टेट्रोसिस, 5 कार्बन एटम है तो पेंटोसिस, 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्सोसिस, एंड जो 7 अगर आपके पास कार्बन एटम्स होंगे तो क्या कहलाएगी, हेप्टोसिस कहलाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। दे हैव जनरल फार्मूला CH2ON। और इसके पास जो है आपको जो मोनोसैकराइड्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH2ON इसका जो होता है वो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है। वेयर n इज़ द होल नंबर फ्रॉम 3 to 7,000। और आपके पास ये जो n है वो 3 से लेके 7,000 तक भी जो n है वो हो सकता है। 2 ट्रायोसिस मेंशन्ड अबव आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो आपके पास ट्रायोसिस होते हैं, जो 2 आपके पास ट्रायोसिस होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम बैक्टीरिया। और जो टेट्रोसिस होते हैं ऐसे मोनोसैकराइड्स जिनके पास 3 कार्बन एटम्स हों, तो वो जो जिनके पास 4 कार्बन एटम्स हों, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या कहलाते हैं, टेट्रोसिस कहलाते हैं। तो टेट्रोसिस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, रेयर होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही पाए जाते हैं। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन। पेंटोसिस और हेक्सोसिस मतलब कि 5 कार्बन एटम्स वाले एंड 6 कार्बन एटम्स वाले जो आपके पास मोनोसैकराइड्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं, ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोस इज़ ग्लूकोज। अच्छा, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास हेक्सोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 कार्बन एटम्स वाला आपके पास जो कार्बन एटम है तो वो मोनोसैकराइड क्या है, वो है ग्लूकोज। इट इज़ एन एल्डोज शुगर। और याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डोज शुगर है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड ग्लूकोज इज़ गिवन बिलो। और ये जो आपके पास है राइबोस और ग्लूकोज का जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है ओलिगोसैकराइड। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। अब ओलिगोसैकराइड जो है वो अगर मोनोसैकराइड की बात की जाए तो इनका भी जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, मीठा टेस्ट होता है, लेकिन ये मोनोसैकराइड से थोड़े कम मीठे होते हैं, कम स्वीट होते हैं एंड लेस सॉल्यूबल इन वाटर। और कंपैरिजन की बात आ गई ना, जो मोनोसैकराइड है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है पानी के अंदर, जबकि ओलिगोसैकराइड है वो थोड़ा कम सॉल्यूबल है।
ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड्स यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, अगर ओलिगोसैकेराइड्स की बात की जाए तो ओलिगोसैकेराइड्स के बाद क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स के पास 2 से लेकर 10 जो मोनोसैकेराइड्स हैं, 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स अगर हों तो वो क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स मिलकर बनते हैं। द वंस यील्डिंग 2 मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज डाइसैकेराइड्स। अच्छा, ऐसे आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स जिनके पास 2 मोनोसैकेराइड्स हों, अच्छा अगर 2 मोनोसैकेराइड जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो आपके पास क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। और दोज यील्डिंग 3 मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज ट्राइसैकेराइड्स। और अगर ऐसे आपके पास जो है वो अगर 3 मोनोसैकेराइड्स आ जाएं तो वो ट्राइसैकेराइड्स कहलाते हैं। अगर 4 हो जाए टेट्रासैकेराइड्स, 5 हो जाए पेंटासैकेराइड्स, तो ऐसे ऐसे आपके पास सो ऑन चलता रहता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एंड में जो आपके पास ई नहीं है, ये एंड में आपके पास जाएगा सी आएगा। तो ये जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये आप देख लिया करें। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। तो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आर माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। तो जो फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 मोनोसैकेराइड्स मिलें तो वो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास डाइसैकेराइड्स हैं वो क्या है, माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज हैं। जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माल्टोज, सक्रोज यहाँ पर तो नहीं बने हुए, लेकिन आपका जो बुक है आपके पास फिगर बनी हुई है माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज की। Most familiar disaccharide is sucrose, cane sugar, which on hydrolysis yields glucose and fructose। अच्छा, अगर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास कौन कौन सी शुगर्स होती हैं, माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। अगर इन तीनों में से भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो शुगर होती है, डाइसैकेराइड होती है, वो होती है सक्रोज, जिसको हम लोग केन शुगर या गन्ना जिसको बोलते हैं ना, गन्ना। तो वो सक्रोज, उसके अंदर सक्रोज होता है। जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलता है। बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर दोनों की बात की जाए तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। दोनों का जो केमिकल फार्मूला है वो भी सेम है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का अगर आपने देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि C12H22O11 इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है। जबकि अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए इनका जो नाम है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास ओलिगोसैकेराइड हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉलीसैकेराइड की जाने। तो पॉलीसैकेराइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। अच्छा, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से, अभी हमने 2 एग्जाम पढ़ी, मोनोसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, तीसरी एग्जाम जो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की वो है आपके पास पॉलीसैकेराइड्स। और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीसैकेराइड्स ही पाए जाते हैं। दे आर यूजली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, मतलब कि इनका कोई भी टेस्ट इनका नहीं होता। They are found by several monosaccharide units linked by glycosidic bonds। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से मिलकर बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो जितने भी जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ही अटैच होते हैं। तो जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड जो है मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए जब मिलें तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स एंड आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जो पॉलीसैकेराइड्स जो आपके पास उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन्स, आगर, पैक्टिन एंड काइटिन। तो ये तमाम जो हैं आपके पास, ये तमाम जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स की आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है। तो यहाँ के पास आता है हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम एक स्टार्च की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो स्टार्च है, इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। स्टार्च जो आपके पास वो फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स में पाया जाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। और जो स्टार्च है ये एक मेन सोर्स है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर जानवरों की बात की जाए, देखें एनिमल्स के अंदर अगर बायोलॉजिकली टर्म में देखा जाए तो इंसान भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो जो स्टार्च है ये एक मेन सोर्स होती है फॉर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और जब हम इसको
स्टार्च को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। स्टार्चेस आर ऑफ टू टाइप्स, जो स्टार्च आपके पास होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन दो किस्म के आपके पास स्टार्च होते हैं। अमाइलोस स्टार्चेज हैव अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज। अमाइलोस जो स्टार्चेज आपके पास होते हैं उनके पास अनब्रांच चेन होती हैं ग्लूकोज की, एंड आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और जो अमाइलोस होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है हॉट वाटर के अंदर। तो यहाँ पर जाकर जो आपका है कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको जो है प्रोटीन का बताना है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोटीन वाले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है प्रोटीन्स के हवाले से, और जो आपका प्रोटीन का सवाल है वो लॉन्ग में कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग, मतलब कि आपके पास अलग अलग जो वर्डिंग से सवाल आ सकता है। तो तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो भाई अगर ऐसा आपके पास है ना एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग में यही सवाल आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की हम लोग हेडिंग डालते हैं, तो हम लोग आंसर की जानिब बढ़ते हैं। Each protein has specific properties which are determined by the number and the specific sequence of amino acids in a molecule। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, डिटरमाइन इस तरह से कर सकते हैं बाय द नंबर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि जो अमाइनो एसिड के नंबर हैं, कितने अमाइनो एसिड हैं और अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस से लगे हुए हैं, तो इसकी बेसिस पर जो आपके हैं डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। And upon the shape which the molecule assumes as the chain folds into its final compact form। और जो प्रोटीन है उसकी शेप क्या है, तो उस हिसाब से भी हम लोग जो प्रोटीन है उसको हम लोग जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। There are 4 levels of organizations which are described below। तो जो प्रोटीन है उसके 4 लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स होते हैं। तो चारों जो हैं आपको गिवन है, 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर comprises the number and sequence of amino acids in a protein molecule। अच्छा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है कि कितनी तादाद अमाइनो एसिड की है, कितने अमाइनो एसिड से मिलकर जो है वो प्रोटीन बना है और किस सीक्वेंस से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो लगे हुए हैं। ई सैंगर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ई सैंगर जो थे एक साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले डिटरमाइन किया कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन मॉलिक्यूल में कैसे लगा होता है। आफ्टर 10 years ऑफ केयरफुल वर्क ही कंक्लूडेड दैट इंसुलिन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। और 10 साल की बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद उन्होंने इस बात को बताया कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, तो इंसुलिन के पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं इन 2 चेन्स। और ये इंसुलिन की चेन्स कितनी होती हैं, 2 चेन्स होती हैं। वन ऑफ द चेन्स हैड 21 अमाइनो एसिड्स एंड द अदर हैड 30 अमाइनो एसिड्स। अब देखें जो टोटल अमाइनो एसिड्स कितने थे, 51 अमाइनो एसिड्स थे और 2 चेन्स थी, ठीक है। पहली वाली जो चेन थी, पहली वाली चेन में 21 अमाइनो एसिड्स थे, जबकि दूसरी वाली चेन में देखा जाए तो 30 अमाइनो एसिड्स थे। तो 30 + 21 कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 51 अमाइनो एसिड्स। एंड दे वर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये जो 21 अमाइनो एसिड्स और 30 अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में कैसे एक साथ कैसे जुड़े हुए थे, तो वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए से जुड़े हुए थे। हीमोग्लोबिन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 चेन्स। हीमोग्लोबिन जो है उसकी 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं। 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये किसकी बात हो रही है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ईच अल्फ़ा चेन कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड्स। और देखें यहाँ पर 4 चेन्स है ना, तो देखें 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। और एक अल्फ़ा चेन है उसके अंदर कितनी है, 141 आपके पास है अमाइनो एसिड। इसका मतलब 2 आपके पास अगर अल्फ़ा चेन्स हैं तो इसका मतलब 141 को 1 + 141 करें तो आपके पास कितनी बनेंगी, 282। तो अल्फ़ा चेन्स जो होती हैं टोटल आपके पास 282 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जबकि बीटा चेन की बात की जाए, बीटा चेन कंटेन्स 146 अमाइनो एसिड्स ईच बीटा कंटेन, ठीक है। तो 146 और 146 आप प्लस कर लें तो इतने आपके पास जो है वो आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं किसके अंदर, बीटा चेन के अंदर। द साइज ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ डिटरमाइंड बाय द
टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अच्छा, जो साइज़ होता है प्रोटीन का वो इस चीज़ पर डिटरमाइन किया जाता है कि जो अमाइनो एसिड हैं मतलब कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोटीन के पास ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं तो उसका जो साइज़ है उस प्रोटीन का वो बड़ा होगा, और जिसके पास अमाइनो एसिड्स कम है तो उसका जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली जो है वो कम होगा। देन आपके पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया जो कि अमाइनो एसिड के हवाले से था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई लैट, दे यूजुअली कॉइल इनटू अ हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल की वो बिल्कुल फ्लैट जो हैं, ये लैट नहीं होगा, ये फ्लैट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बुक्स के अंदर ना थोड़ा गलती हो जाती है, तो ये मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं फ्लैट नहीं होते, या तो ये हीलिक्स फॉर्म में होते हैं, हीलिक्स फॉर्म में जैसे हीलिक्स फॉर्म में हो सकते हैं, या ये गोल अरेंज हो सकते हैं। तो दूसरे किसी भी ये जो है वो उसके अंदर हो सकते हैं। जो हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे डीएनए का हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके धागे नुमा जो हीलिक्स स्ट्रैंड होता है, तो उस तरह का एक हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, ये जो है ना ये हीलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है जैसे सांप का स्ट्रक्चर होता है। तो कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट जो इनका पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्ट्रेट नहीं होती। तो दे यूजली कॉल इनटू अ हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द अल्फा हेलिक्स। तो ये ए हेलिक्स नहीं है, अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपका वो होता है अल्फा हेलिक्स। इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसके अंदर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स चेन में क्या होता है कि स्पायरली जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बना कर दिखाया ये स्पायरल मैनर में ही बना हुआ है, तो ये स्पायरल होता है। द अल्फा हेलिक्स इज़ अ वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर विद 3.6 अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। और इसके अंदर क्या होता है, हर एक टर्न के अंदर जो आपके पास है ना अल्फा हेलिक्स, इसकी हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे ये देखें, ये एक टर्न है ना, ये आपके पास एक टर्न है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितनी है, एक टर्न है। तो एक टर्न में कितने आपके पास होते हैं अमाइनो एसिड्स, 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पाइरल। अच्छा, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक हो गया। आपने ये आपके सामने ये उसके अंदर भी आ सकता है, एमसीक्यू उसके अंदर भी आ सकता है कि जो आपके पास जो उसकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपने बता देना है कि उसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर है बीटा प्लेटेड शीट, ये बी नहीं है बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखने में थोड़ा मसला है। तो बीटा प्लेटेड शीट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, जब पॉलीपेप्टाइड की बैक को अगर फोल्ड कर दिया जाए तो वो बीटा प्लेटेड शीट कहलाती है। देन आपके पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोब्यूलर शेप। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो बेंड होकर फोल्ड होकर क्या करती हैं, वो एक ग्लोब्यूलर शेप बना देती है। ग्लोब्यूलर मतलब बिल्कुल एक गोल सी एक शेप होती है, तो एक गोल सी शेप बना देते हैं बिल्कुल टर्न होकर। दिस इज़ द प्रोटीन टर्शरी कन्फर्मेशन। और ये जो शेप होती है इसको टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इट इज़ मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और ये वाली जो शेप है ये 3 किस्म के बॉन्ड्स के साथ मेंटेन हो सकती है। और वो 3 किस्म के बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, आयोनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है उनसे ये जो टर्शरी जो स्ट्रक्चर है उससे मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्वियस इन्वायरमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड वाइल द हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर एक्वियस इन्वायरमेंट में देखा जाए, पानी वाली इन्वायरमेंट में देखा जाए, पानी की सतह पर देखा जाए, तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो पानी से मतलब कि फोबिक का मतलब क्या होता है, दूर भागना, और हाइड्रो मतलब पानी, तो जो पानी से दूर भागने वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। वो क्या होते हैं, वो जो है अंदर जो है बरी हो जाते हैं, पानी के अंदर बरी हो जाते हैं, अपने आप को बरी कर लेते हैं। जबकि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो पानी से वाटर लविंग जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, वो क्या करते हैं, वो सरफेस जो मॉलिक्यूल की सरफेस है उसके ऊपर ठहरे रहते हैं। तो ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। देन आपके पास आता है क्वैटर्नरी स्ट्रक्चर। इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अच्छा, क्वैटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है
कि जो पॉलीपेप्टाइड जो टर्शरी चेन्स हैं, जब हमने टर्शरी चेन्स पढ़ा ना, तो जो ग्लोबुलर शेप की होती हैं वो तमाम जो हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से तमाम जो हैं वो आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं। हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड की मदद से जितने भी जो टर्शरी स्ट्रक्चर हैं वो आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज़ द क्वैटर्नरी स्ट्रक्चर। तो ये जो आगे पास ये जो अरेंजमेंट होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, इसको हम लोग क्वैटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जब जितने भी टर्शरी अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं। देन आगे पास है हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच अ स्ट्रक्चर। और जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है रेड ब्लड सेल का, उसके पास हीमोग्लोबिन के पास ये जो होता है क्वैटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जाकर चैप्टर नंबर 1 था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो सवालात थे वो हमने कवर किए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है चैप्टर नंबर 2, उसके जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं, पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी के ऊपर आपने नोट लिखना है। आए हम लोग इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने जो है लॉक एंड की जो थ्योरी है उसका आपके पास क्या है, ये आंसर आपके सामने मौजूद है। लॉक एंड की मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हेडिंग देनी है लॉक एंड की मॉडल की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लॉक एंड की मॉडल की आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालनी है। देन आंसर की जाने बढ़ते हैं। तो एमएल फिशर इन 1898 प्रपोज दिस मॉडल। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो किसने प्रपोज किया। तो याद रखिएगा, एमएल फिशर नाम के एक साइंसदान थे, उन्होंने 1898 में लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया या बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, a particular enzyme acts on a particular substrate, like particular lock can be unlocked by a particular key। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो एमएल फिशर उन्होंने ये बोला कि जो एक एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही बना होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बुक पे बना के दिखाऊँ तो जैसे कि अच्छा ये बनी हुई, ठीक है, यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये देखें, अब ये जो है ना, ये आपके सामने क्या है, ये एंजाइम है और ये आपके सामने क्या है, सबस्ट्रेट है। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इसी के लिए आपके पास डिज़ाइन है। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह ये आपके पास सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट है आपके पास, इसकी जगह कोई गोल सा आपके पास सबस्ट्रेट होता तो क्या वो इस एंजाइम पर आके अटैच हो सकता था? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये जो है, ये आपके पास जो एंजाइम है वो इसी सबस्ट्रेट के लिए बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर जब अटैच होता है तो क्या होता है, बिल्कुल एकदम अटैच हो गया। तो इसी वजह से जो एमएल फिशर हैं वो बोलते हैं कि जो एक आगे पास एंजाइम है, पर्टिकुलर एंजाइम है, वो डिज़ाइन ही किया जाता है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। जैसे कि एक जो पर्टिकुलर लॉक होता है वो उसकी अपनी चाबी से ही खुल सकता है, और इसी तरह ही जो एंजाइम होता है उसके ऊपर जो उसके समझ लें उसके हिसाब का जो सबस्ट्रेट बना होता है वो उसी से ही वो जो है रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देन है आपके पास, दिस थ्योरी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। और जो थ्योरी है ये डिपेंड करती है फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है ना, जब ये आपस में जब सबस्ट्रेट और एंजाइम टच करते हैं तो एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। तो ये जो थ्योरी है ये बेस करती है फिजिकल कॉन्टैक्ट पर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। The active site of each enzyme has a distinct shape, rigid and distribution of charge, which is complementary to its substrate like lock and key। तो जो एक्टिव साइट होती है आपके पास एंजाइम की, आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपके पास है ना, ये पूरा आपके सामने ये गोल बना हुआ है एंजाइम है, और यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट अटैच होता है, ये जो आपके पास ये क्या चीज़ है, एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट जो होती है आपके पास उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक रिजिड शेप होती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी इसकी जो है वो सेम होती है, और वो अपने जो सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से ही बनी होती है। जैसे कि लॉक जो है, एक ताला जो है वो चाबी के लिए बना होता है। वेयर अ लॉक अलाउज वेरी फ्यू कीज टू फिट इन, जहाँ पर जो लॉक है, जो ताला होता है, वो सिर्फ कुछ ही चाबियों को जो है वो अपने अंदर फिट होने की इजाज़त देता है। सिमिलरली एंजाइम्स अलाउ अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स
टू फिट इन एंड रिएक्ट वाइल रिजेक्टिंग इवन फेयरली सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे ही जैसे कि पता है कि जो लॉक होता है, ताला होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उसकी चाबी है उसी से ही खुल सकता है। और सिमिलरली सिर्फ और बिल्कुल इसी तरह से ही जो एंजाइम होता है आपके पास, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो उसका सबस्ट्रेट होता है उसी को ही अटैच होने की इजाज़त देता है। भले उसकी तरह जो है उसके जैसे भी अगर एंजाइम आप सबस्ट्रेट हों, तो फिर भी एंजाइम जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता किसी भी सबस्ट्रेट को फिट होने के लिए। तो दीज एंजाइम वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिक एग्जाम्पल कैटलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट। और जो एंजाइम्स होते हैं ये बिल्कुल समझे स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो इनका जो सबस्ट्रेट होता है सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। उससे सिमिलर भी अगर कोई सबस्ट्रेट आए तो उनसे रिएक्शंस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपका जो है लॉक एंड की मॉडल है मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी 4 कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है एंजाइम्स की। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर है। तो ऐसे आपके पास आ सकता है कि राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, हेडिंग डालनी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि एंजाइम की हेडिंग ये डालनी है कि एंजाइम्स द बायोकेमिकल कैटलिस्ट पोजेस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो है एंजाइम करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलर इनकी एक शेप होती है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स। देन आपके पास दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देम सेल्फ बीइंग यूज्ड अप। और जो एंजाइम्स होते हैं ये खुद यूज़ होने के बगैर ही जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसको जो है फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, इनकी जो प्रेजेंस होती है अगर ये किसी भी चीज़ में इसको ऐड किया जाए तो वो किसी भी जिस चीज़ में ऐड किया जाता है तो उसकी नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते। इनका काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है, इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं होता। देन फोर्थ है आपके पास स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कुछ किस्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस को भी, मतलब कि अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट होता है ना चुटकी भर संदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो पता नहीं किसी इंडियन मूवी का था, वो मुझे याद आ गया। तो यही है कि चुटकी भर भी अगर एंजाइम डाल दिया जाए तो वो भी जो है वो एक्सेलरेट कर देता है केमिकल रिएक्शन को। तो कोई से भी 4 आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मुझे लगता है कि ये 4 जो हैं इनफ होंगे। ये 4 ही आप याद कर लें तो आपके लिए इनफ होंगे। तो यहाँ पर आगे पास आता है सेक्शन नंबर C से सवाल आता है कि आगे पास एक ही यहाँ पर इस वाले चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर एंजाइम्स, गिव द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर एक्टिविटी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, इसके आंसर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो एंजाइम का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये भी ऐसे आ सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो आपका सवाल है वो इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि ये इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपने एंजाइम का बताना है, एंजाइम के बारे में बताना है। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंजाइम्स जो है वो आपको पता है कि प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, और प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। अगर एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम्स हैं वो भी अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनते हैं, विच आर लिंक टुगेदर विया अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ लीनियर चेन। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपस में लिंक अमाइनो एसिड जो है वो आपस में लिंक किस तरह से करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए ये जो है आपस में लिंक करते हैं। दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ये जो है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। द रिजल्टिंग अमाइनो एसिड चेन इज़ कॉल्ड अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अच्छा, जितने भी जो जब एक तरह से समझ लें जो अमाइनो एसिड्स है उनकी जो चेन चल रही होती है, साथ साथ चल रही होती है, चेन चल रही होती है, वो उस पूरी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, या उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, या उसको हम लोग सिंपली प्रोटीन का नाम देते हैं। तो आपके पास आता है द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन इज इनक्लोज्ड बाय द DNA सीक्वेंस ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग जीन। आगे पास देन हेडिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, तो सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। इन मोस्ट केसेस these are secreted enzymes like राइबोन्यूक्लियस। अच्छा, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है, वो कंसिस्ट करते हैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन पर, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है
ये जो इनके पास क्या होता है, सिक्रेटेड एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लियस भी इनके पास पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है। अदर एंजाइम्स इन अ मच लार्जर नंबर आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल चेन्स और सम यूनिट्स आइडेंटिकल और डिफरेंट। और काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का ये आपके पास होता है। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का देखें मोटिव होता ये है कि जैसे ये अमाइनो एसिड है ना, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल गए तो ये समझिए पूरी एक चेन बनती रहती है। तो ये पूरी जो चेन है वो क्या कहलाती है, ये पूरी चेन क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। देन आपके पास कोफैक्टर्स, सम एंजाइम्स नीड अ कोफैक्टर टू एक्सर्ट देयर कैटालिटिक एक्शन। और कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है कि वो अपना जो कैटालिटिक एक्शन है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करने का जो इनका प्रोसेस होता है वो एक्टिव कर सके, तो उन कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। देन आपके पास होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक तो एक्टिव साइट होती है, वो तो प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ऑफ नॉन प्रोटीन नेचर strongly bound to the enzymatic protein and whose presence is indispensable for कैटालिटिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें बताया गया है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये नॉन प्रोटीन होता है, नॉन प्रोटीनस इन नेचर होता है। और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाए तो वो जो सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, ये एंजाइम को ये पूरा जो है वो ब्लॉक करके रख देता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप से पूरा जो एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आई थिंक कि ये 3 काफ़ी होंगे। तो कोएंजाइम भी पढ़ लेते हैं। तो अ कोएंजाइम इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स टू असिस्ट इन द कैटालिसिस ऑफ अ रिएक्शन। तो कोएंजाइम भाई एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट पर कनेक्ट होकर या एक्टिव साइट पर लगकर जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने में मदद देता है। More specifically, coenzymes can function as intermediate carriers of electrons during these reactions or be transferred between। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है ना कैटालिसिस ऑफ अ रिएक्शन, तो यहाँ तक ही आप ये करें तो काफ़ी होगा, मज़ीद इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैटालिसिस ऑफ अ रिएक्शन तक ही आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर कुछ बता दिया। देन हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो रेट एंजाइम का जो एक्शन है, रेट का मतलब क्या होता है, याद रखिए कि रेट का मतलब क्या होता है, टाइमिंग होता है या स्पीड होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि एंजाइम के एक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, तो वो आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, तो ये पूरा एक पैराग्राफ है आपके पास, ये आपको बताया गया है कौन कौन से। तो ये आप लिख लीजिएगा, लेकिन ये पढ़ाना फजूल है, हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो पहला आपके पास जो पॉइंट है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय 2-4 द रिएक्शन रेट इज़ डबल्ड। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है आपके पास, वो डिपेंड करती है कि आपके पास एंजाइम कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं जब वो एंजाइम पे आकर लगते हैं तो वो फिर जो है रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो आपके पास ये है कि आपके पास ये बात आती है कि आपके पास एंजाइम कितना है। अगर सबस्ट्रेट आपके पास बहुत सारे हैं और एंजाइम अगर थोड़े पड़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कितने 10 अगर एंजाइम्स हैं, तो 10 एंजाइम्स जो हैं वो थोड़ी कम एक्टिविटी करेंगे। अगर हम लोग इसको डबल कर दें, अगर एंजाइम की तादाद को अगर पहले 10 थी तो उसको डबल करके अगर 20 कर दें, तो जाहिर सी बात है कि जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी डबल हो जाएगी, ठीक हो गया। वो ये ना कि एक से ज़्यादा भले 2, तो मतलब कि इसका यही बात हो गई कि अगर 20 जो एंजाइम होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टेक प्लेस। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग एंजाइम्स को बढ़ाएंगे तो एक्टिव साइट्स भी बढ़ेंगी। अभी हमने देखा कि जो एक एंजाइम होता है उसके पास एक ही एक्टिव साइट होती है ना, तो अगर हम लोग 20 एंजाइम कर देते हैं तो हमारे पास कितनी 20 एक्टिव साइट्स होंगी। तो मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स। अब आपके पास एक्टिव साइट ज़्यादा हैं तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव साइट पर ज़्यादा वो होंगे, अटैच होंगे इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। After certain limiting concentration, the rate of reaction will no longer depend upon this increase। लेकिन ये जो है ये एक टाइम तक ही ये जो रिएक्शन है ये इंक्रीजिंग जो है वो एक टाइम तक ही
रहती है। फिर आपके पास आता है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। एट लो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा, एंजाइम कंसनट्रेशन, कि जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ेगी, और एंजाइम कम होंगे तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो सिंपल जो है सबस्ट्रेट के साथ भी यही कहानी है। देखिए मैं आपको लाइन वाइज पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं आपको देखिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है, जैसे अगर आपके पास एंजाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास 20 एंजाइम है, तो अगर लेकिन आपके पास सबस्ट्रेट ही बहुत कम है, अगर 10 आपके पास सबस्ट्रेट हैं, तो अगर सबस्ट्रेट ही 10 होंगे, अगर 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम पर अगर अटैच हो गए तो बाकी के जो 10 एंजाइम है वो ऐसे फालतू में पड़े रहेंगे। तो इसीलिए सबस्ट्रेट ज़्यादा हों तो ही जो मतलब कि एंजाइम अगर ज़्यादा हों, लेकिन उसके साथ साथ जो सबस्ट्रेट हैं वो भी आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, फिर जो आपके पास रिएक्शन की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर बात थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देन आती है बात टेम्परेचर की। तो द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन में इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अच्छा, जो एंजाइम की स्पीड है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एंजाइम की जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर भी एक लिमिट तक बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जितने भी एंजाइम है वो अपना जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही शो करते हैं। और एंजाइम्स की जो ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम है उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आपके पास जो है वो टेम्परेचर हो जाए, तो एंजाइम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम जो है वो सही से काम नहीं करते। तो हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर। अब ये बात है कि जो हीट है आपके पास, ज़ाहिर सी बात है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हीट है, गर्माइश है, वो बढ़ती है। और जब हीट बढ़ती है, जब हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। हीट ऑल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कॉजिंग देम टू मूव रैपिडली। और जो हीट है आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी भी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा रैपिडली, बहुत ज़्यादा जल्दी से मूव करते हैं। Thus the reactants move quickly and chances of their collision with each other are increased। और जाहिर सी बात है कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं एंजाइम के, वो ज़्यादा, या सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा क्विकली मूव करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, तो उनका जो कोलिजन के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसमें कोलिजन किसका है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कोलिजन है उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब कोलिजन होता है तो फिर रिएक्शन जो आपके पास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, However, further increase in heat energy also increases the vibration of atoms which make up the enzyme molecule। और जब हम लोग ज़्यादा हीट एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो एटम्स की वाइब्रेशन को भी इंक्रीज़ कर देती है। और आपको पता है कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स भी बनने लग जाते हैं। If the vibration become too violent, globular structure essential for enzyme activity is lost and the enzyme is said to be denatured। और जब बहुत ज़्यादा ही जो है हीट प्रोवाइड की जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होती है एटम्स की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके नतीजे में क्या होता है कि एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, और जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर वाला हो गया तो आपके पास है 4th पॉइंट pH वैल्यू। तो एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ pH नोन एज द ऑप्टिमम pH एज शोन इन टेबल। तो भाई जितने भी एंजाइम्स है ना, वो जैसे कि जितने भी एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं ना, तो उसी तरह तो जो एंजाइम्स है वो उनके लिए एक ऑप्टिमम pH होता है। ऑप्टिमम pH पर वो ही अपनी जो एक्टिविटी है उसको शो कर सकते हैं। A slight change in pH can change the ionization of the amino acids at the active site। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग pH में चेंज कर दें तो जो अमाइनो एसिड्स की जो आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट है उस पर असर पड़ता है। Moreover, it may affect the ionization of the substrate। और ये जो है जब pH चेंज होती है तो ये सबस्ट्रेट पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। Under these change conditions enzymes activity is either retarded or blocked completely।
तो अगर पीएच को थोड़ा बहुत भी छेड़ा जाए पीएच को, तो इससे क्या होता है, उससे या तो वक्ती तौर के लिए जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर वो कम्प्लीटली हमेशा हमेशा के लिए जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। फिर एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन द एंजाइम टू ब्रेक रिजल्टिंग इन द एंजाइम डीनेचुराइजेशन। तो यहाँ पर जाकर जो आपका चैप्टर नंबर 2 एंजाइम है उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके भी हमने तमाम आंसर डिस्कस किए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। तो ये देखें पूरी लिस्ट है आपके सामने, क्योंकि अभी देखें अगर मैं आपको नेक्स्ट जो आपके पास है ना चैप्टर, आपके पास चैप्टर नंबर 7 है ज़ूलॉजी का। ठीक है। उसके अगर मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब देखें अगर मैं आपको मैं स्टार्ट करता ना ये टेबल दिखाया बगैर अगर स्टार्ट करता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कमेंट में बोलना शुरू हो जाते कि सर आपने चैप्टर नंबर 3 क्यों नहीं करवाया, चैप्टर नंबर 4 क्यों नहीं करवाया। तो भाई थोड़ा सुकून का सांस लिया करें, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको टेबल दिखा दिया कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये तमाम जो है चैप्टर्स हैं इनका ताल्लुक जो है वो बॉटनी से है। तो बॉटनी का भी टारगेट पेपर इसके बाद अपलोड होगा, लेकिन फर्स्ट जो है वो ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक किससे था, ज़ूलॉजी से था। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। ये जो है वो ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों का ही चैप्टर है। तो आए देखते हैं कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो टारगेट पेपर है वो कौन कौन से सवाल हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो जो अगर हम चैप्टर नंबर 7 है आपका प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, उसके अंदर ये बाकी तमाम सवाल तो हैं वो जो बॉटनी से हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा सवाल है जो ज़ूलॉजी से है। जो ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। तो ये आगे पास जो है ये एक वाहिद सवाल है ज़ूलॉजी से, बाकी जितने भी सेक्शन सी और बी के तमाम जो है बॉटनी से है। ये सवाल भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो बॉटनी की जो है वो अलग से वीडियो आएगी। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, गिव द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। तो ये आपके सामने कुछ सिम्टम्स हैं मलेरिया के, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड फीवर एंड फ्लू लाइक इलनेस। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मलेरिया का जो सिम्टम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपको फ़ीवर होता है और फ्लू लाइक इलनेस होती है, और होता है कि जो फ्लू होता है, नज़ला होता है, तो जो बॉडी है बहुत थकी थकी महसूस करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है। देन इंक्लूडिंग शेकिंग चिल्स, फिर अचानक जो है आप कांपने लग जाते हैं, शिवरिंग करने लग जाते हैं, हेडेक, मसल एक्स। तो फर्स्ट फिर आपको क्या होता है, हेडेक होती है, मतलब कि दिमाग आपका अजीब सा होता है, फिर मसल आपको पेन होती है एंड टायर्डनेस, और बहुत ज़्यादा आपको थकन महसूस होती है। नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डायरिया में ऑल्सो अकर। तो आपको क्या होता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, फिर आपको जो है वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसा भी होता है। मलेरिया में कॉज एनीमिया एंड जॉइंटिस, येलो कलरिंग ऑफ द स्किन एंड आई। तो वो जो मलेरिया है उससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का क्या मतलब होता है, खून की कमी को जो है वो बायोलॉजिकल ज़ुबान में क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो इससे खून की कमी हो जाती है। जॉइंटिस हो जाता है। जॉइंटिस का आपको पता है कि जिसमें आपको जो स्किन है और आइज़ का कलर बिल्कुल येलो पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ये जॉइंटिस क्या होता है, इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी होती है। तो ये कुछ आपके पास जो मलेरिया के सिम्टम्स थे ये थे। और एक ही सवाल था आपके पास चैप्टर नंबर 7 जिसमें प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई में। तो चैप्टर नंबर 7 हमने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जो था आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स था, चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स, और चैप्टर नंबर 7 आपका है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। तो उसके हमने 3 चैप्टर्स के जो हैं हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर्स हैं मैंने आपको वो प्रोवाइड किए हैं। तो आगे जो वीडियो है ये कंटिन्यू होगी। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आता है, लाइक एम है इस पर 100 लाइक एम का ये टारगेट है। तो अगर यहाँ इसके वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो देन जो है इसका जो सेकंड पार्ट भी आएगा। तो फिर देखते हैं कि अगर आप पूरे करते हैं तो फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो आएगा। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।